नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। और हर संडे को आप लोग सवाल-जवाब का एक दौर तो दूसरे चैनल पर देखते होंगे। पर आज हम एक लाइव पर हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है और बहुत लंबे समय से आप सबकी ये माँग थी कि हम कुछ अलग करें, कुछ अलग करें। तो आज आपके लिए हम डॉक्टर की पाठशाला लेकर आए हैं। यानी डॉक्टर से संबंधित जो आप लोगों के सवाल होते हैं, तमाम सारे छोटे-मोटे सवाल। क्योंकि हमने पहले बताया एज़ पर एमसीआई गाइडलाइंस कोई आपको यहाँ पर इलाज नहीं मिलने वाला है किसी भी प्रकार का, क्योंकि ऐसा सरकार ने मना कर रखा है और ये ठीक भी है। इस प्रकार से इलाज देना उचित भी नहीं है। मैं समझता हूँ आप सब भी इस बात को समझते होंगे। तो तमाम सारे हमारे फेसबुक के मित्र, तमाम समय सारे हमारे यूट्यूब के मित्र क्योंकि सब जगह एक साथ लाइव जा रहा है। तो आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है और हमारे साथ में जुड़ी हैं डॉक्टर श्वेता त्रिपाठी। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्ते, धन्यवाद आपका। नमस्ते सारे जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस वक़्त। तो डॉक्टर साहब इसमें बहुत सारी बातें जो हैं हमारे डॉक्टर प्रोफ़ेशन से संबंधित जो है, काफ़ी हम लोग को परेशानी होती है। आप लोगों का प्रोफ़ेशन है लेकिन एक नॉर्मल एक व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि वो जाए तो जाए कहाँ? जैसे आजकल एक बहुत सारे बीमारियाँ हैं जिनमें से एक सबसे बड़ी बीमारी एक पैंडेमिक कह लें तो डायबिटीज़ कई सारे इसको लेकर ये चीज़ें हैं कि डायबिटीज़ होता ही नहीं है, ये तो फ़ेक चला रखा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या डायबिटीज़ होता है या होता ही नहीं है, बस ऐसे ही फर्ज़ीवाड़ा चल रहा है? आप क्वालिफ़ाइड नहीं, डॉक्टर हैं मैं इसलिए हम आपसे ये सवाल एक पूछ रहे हैं। छोटी-सी बात आपसे शेयर करना चाहूँगी इसी टॉपिक को लेके, कि डायबिटीज़ हम पहले देखा करते थे कि 50-60 की उम्र के लोगों को आप भी सुनते होंगे कि यार पापा को डायबिटीज़ हो गई या दादाजी को डायबिटीज़ निकली है। परंतु पिछले कुछ 1 या 2 सालों से बच्चों में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। अब 15-16 साल तक के बच्चों में भी डायबिटीज़ देखने को मिल रही है। तो इसका ट्रेंड हमारी लाइफ़स्टाइल की वज़ह से बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। हुँ। मतलब ये जो एक जो कहानी जो चलती है कि डायबिटीज़ नहीं है तो सब फर्ज़ीवाड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। डायबिटीज़ नहीं, होती है नहीं, और सबको डायबिटीज़ हो सकती है। किसको हो सकती है? सबको हो सकती है। बड़ों को, छोटों को, मोटे को, पतले को, दुबले को? बच्चों को, पैदा हुए बच्चों तक को भी डायबिटीज़ हो सकती है। अच्छा। डॉक्टर साहब एक बात और बताइए डायबिटीज़ बेसिकली है क्या? डायबिटीज़ डायबिटीज़ इतना सुन रखा है क्या? देखिए, डायबिटीज़ बेसिकली क्या है, हमारा शरीर निकालता है एक हार्मोन इंसुलिन, जो कि हमारे शरीर की शुगर यानी कि जितनी भी आप शक्कर खा रहे हैं, गुड़ से ले लीजिए, खाने से ले लीजिए, रोटी से ले लीजिए, सब्जी से ले लीजिए, उसको कंट्रोल में रखता है। हमारे शरीर को एक लेवल तक ही ग्लूकोज़ ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़ जब हमारे शरीर में बनने लगता है, तो हमें हो जाती है डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह का खतरा होने लगता है। अच्छा। तो अब एक बात ये बताइए कि जैसे डायबिटीज़ आपने बोला डायबिटीज़ शुगर की वज़ह से होती है, ठीक है? तो डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण क्या कैसे पहचानें कि डायबिटीज़ होने वाली है, हो सकती है? एक लेमैन को जिसको कुछ नहीं मालूम, वो क्या करे? कैसे उसको मालूम चले? ये क्योंकि आपका टेस्ट तो बहुत बाद में आता है, घर पर हमको कैसे हाँ, मालूम चले? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप सही कह रहे हैं कि जाँच तो बहुत बाद में आती है डायबिटीज़ की, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं, जो हम रोज़ की रूटीन में देखते हैं, परंतु हम पहचान ही नहीं पाते कि हमें डायबिटीज़ होने वाली है। तो सबसे पहला लक्षण आप ध्यान रखिए, आपको प्यास इतनी ज़्यादा लगेगी, जैसे आपने पानी पिया है और 2 मिनट बाद फिर आपको प्यास लग जाए। ये डायबिटीज़ का एक बहुत ख़ासा लक्षण है। इसके साथ आप जैसे महसूस करेंगे एकदम से आप खड़े हैं, बिना किसी कारण से आपको एक पसीना-सा आने लगता है। इसे हम कोल्ड स्वेट्स भी कहते हैं। साथ में हमारा सर दर्द भी बहुत हो सकता है, हेडेक साथ में हो सकता है। इसके अलावा आपकी आँखों की रोशनी जैसे नॉर्मली हम बहुत अच्छे से हमें दिखता है, छोटे बच्चों में भी ये देखने को मिल रहा है कि विज़न बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। और एक ख़ासा लक्षण आप देखते हैं कि अगर रात में भी आप पानी पी के सो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें टॉयलेट नहीं आती। हमें पेशाब की बहुत ज़्यादा अर्जेंसी नहीं लगती रात को सोते हुए। लेकिन अगर मरीज़ डायबिटीज़ हो जाए किसी को या डायबिटीज़ होने वाली हो तो आप देखेंगे उसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आ रहा है। मतलब उसको बार-बार पेशाब जाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये लक्षण आपको एक साथ देखने के मिल रहे हैं, जैसे बार-बार पेशाब का जाना, आपको बहुत अत्यधिक प्यास लगना, सर दर्द भी हो रहा है, आपको पसीने भी छूट रहे हैं, तो इन सारे सिम्पटम्स को इग्नोर नहीं करना है क्योंकि ये सभी डायबिटीज़ के लक्षण हैं। तो आपको फिर जाके जाँच करानी है। तो यानी कि ये सारे लक्षण जब एक साथ आएँ, तभी देखना है, वरना तो यूजुअली हम हाँ, इसको ऐसे ही कर लेते हैं ना कि पानी ज़्यादा पी रहे हैं तो अलग-अलग ऑब्वियसली हाँ, यूरिनेशन ज़्यादा होगा। हाँ, अलग-अलग लक्षण क्या है फिर अलग-अलग तो बहुत सारी बीमारियाँ जैसे बहुत बार हमने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया तो भी हमें यूरिन बहुत ज़्यादा आती है या हमने यूरिन रोक के रखी है तो भी हमें प्यास लगती है। लेकिन जब ये कंबाइंड लक्षण मिल रहे हैं कि 4-5 लक्षण हमें लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तब हमें सोचना चाहिए कि यार हमें डायबिटीज़ तो नहीं हो रही कहीं, तब हमें इसकी
जांच करानी चाहिए। ओके, ठीक है। अब डायबिटीज, इसके भी कोई प्रकार होते हैं? बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ये तो ऐसा है, ये वैसा है, जैसे मलेरिया में भी 3-4 मलेरिया हैं, कोई फॉल्सिफेरम है, कोई फलाना है, कोई ठिकाना है। तो क्या डायबिटीज हाँ, एक ही बिल्कुल। होती है या इसमें भी कुछ कुछ अलग अलग कोई वो प्रकार है? नहीं, आप अभी जैसे मुझसे पूछ रहे थे कि डायबिटीज क्या सिर्फ बड़ों को होती है, नहीं, इसीलिए डायबिटीज को दो प्रकार में हमने बांट दिया। एक डायबिटीज टाइप 1 कहलाने लगी और दूसरी डायबिटीज टाइप 2 कहलाने लगी। जो डायबिटीज टाइप 1 होती है, जैसे मैंने बताया, ये बच्चों में होती है, छोटे बच्चों में होती है। हमारे शरीर में एक अंग है पेनक्रियाज नाम का, जो कि इंसुलिन निकालता है। जब ये अंग ही काम करना बंद कर देता है तो उन बच्चों को हो जाती है टाइप 1 डायबिटीज, क्योंकि उनके में जो इंसुलिन हार्मोन है शुगर के लिए दिया जाता है कंट्रोल करने के लिए, वो हार्मोन काम करना बंद कर देता है। और एक डायबिटीज होती है जो कि ओल्ड एज में होती है, जो कि बेसिकली जेनेटिक्स की वजह से होती है, फैमिलियल आप कह सकते हैं कि माँ बाप को थी तो बच्चे में आ गई। ये टाइप 2 डायबिटीज है। तो दो प्रकार की डायबिटीज मिलती है। इसके अलावा भी 3-4 प्रकार की डायबिटीज होती है, पर जो इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं देखी जाती है। अच्छा, डायबिटीज के लिए क्या करना चाहिए? मतलब अगर मान लीजिए हमको ऐसा लग रहा है, जैसे आपने बताया कि भूख लग रही है और ये तमाम सारे सिर दर्द भी हो रहा है, फिर करना क्या चाहिए? क्या डॉक्टर के देखिए, पास जाना अभी चाहिए या फिर लैब के पास जाना चाहिए? कैसे इसकी शुरुआत कैसे हो कि हमको ये मालूम चले कि डायबिटीज, ये श्योर कैसे हो इस बारे में? देखिए, आप मेरे ख्याल से सबसे पहले अगर आपको ये सारे सिम्पटम्स आ भी रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाना या डायरेक्ट लैब जाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ डॉक्टर का नाम सुन के ही उनको घबराहट सी होने लगी है। तो हम क्या कर सकते हैं, घर पर ही एक इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं, जिसे हम ग्लूकोमीटर कहते हैं। आपको क्या करना है, सुबह उठकर उससे अपनी शुगर की जांच करते रहिए। अगर आपकी शुगर 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर ज्यादा हो रही है, तब आपको ध्यान लेना है कि यार मैंने 4 दिन चेक किया, 6 दिन चेक किया, 10 दिन सुबह उठकर चेक किया और मेरी शुगर रोज की रोज क्या आ रही है, 120 से ऊपर आ रही है, कभी 130 आ जाती है, कभी 140 आ जाती है। तब आप किसी बड़ी लैब में जाके अपनी शुगर की जांच करा सकते हैं। शुगर की जांच, अब जैसे बात है कि आपको टेस्ट कितने प्रकार के इसके हो सकते हैं। तो पहली बार में आप अपना रैंडम ब्लड शुगर कराइए, आप 24 घंटे में से कभी भी करा सकते हैं। उससे डायबिटीज पकड़ में आ जाएगी कि यार आपकी शुगर ज्यादा है, तो आपको अब आगे क्या करना है इसको लेकर। फिर आप किसी भी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं, मेडिसिन को दिखा सकते हैं, और आजकल जो हायर सेंटर्स है उनमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी आते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट भी होते हैं, जो कि बेसिकली डायबिटीज ही पेशेंट्स को देखते हैं, तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे आपने बताया डायबिटीज कई प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की। तो क्या हम्म। टेस्ट एक ही होता है या इसमें भी फिर अलग अलग हो जाएंगे? इस डायबिटीज के लिए ये वाला रहेगा, उसके लिए वो वाला रहेगा? देखिए, बेसिक एक कॉमन डायबिटीज जो होती है, जो इंडिया में सबसे ज्यादा है, वो टाइप 2 डायबिटीज ही है, यानी कि 30 या 40 साल से उम्र के ज्यादा लोगों के लिए। इनके लिए कुछ टेस्ट हैं और कुछ बच्चों के लिए हमने स्पेशल टेस्ट बनाए हैं। परंतु जो कॉमन टेस्ट है वो है रैंडम ब्लड शुगर, जिसको डॉक्टर्स बहुत सारे आरबीएस नाम के साथ लिखते हैं। कुछ लोग एफबीएस लिखते हैं, जिसे हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। और कुछ पीपीडीएस लिखते हैं, जिसे हम पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर कहते हैं। इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे रैंडम ब्लड शुगर के लिए आपको कोई परहेज नहीं करना, आप 24 घंटे में जाकर अपनी कभी भी खून की जांच दे दीजिए, और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उसके हिसाब से हम देखते हैं कि पेशेंट डायबिटीज में गया है कि वो उसके लिए प्रोन है। मतलब अभी उसे डायबिटीज हुई नहीं है, परंतु कुछ समय अगर वो अपनी लाइफस्टाइल ऐसी रखता रहेगा जो वो आज रख रहा है, जो खाना वो आज खा रहा है, अगर उसने 2-4 महीने और खाया तो उसको डायबिटीज हो जाएगी। तो उससे हम पता कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीजों में हमें परहेज करना होता है, जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर जो हम कराते हैं, उसमें हमें कम से कम 8 से 10 घंटे की फास्टिंग रखनी है, यानी कि व्रत रखना है। आप रात को 10 बजे खाना खा लीजिए और सुबह 8 बजे खाली पेट सैंपल दे दीजिए। ये सबसे अच्छी जांच है डायबिटीज को पता करने के लिए। अब इसके अलावा हम पीपी ब्लड शुगर भी कराते हैं। कुछ मरीजों में क्या होता है कि आपकी फास्टिंग तो आती है नॉर्मल, पर जैसे ही उन्होंने खाना खाया, पूरी मील ली, उसके 2 घंटे के बाद उनकी शुगर बढ़ जाती है। तो जो वो खाना खा रहे हैं वो उनको जल्दी नहीं पचता, उनकी ग्लूकोज बहुत जल्दी बढ़ जाती है खाना ना पचने की वजह से। तो ऐसे मरीजों में हम पोस्ट प्रेंडियल, यानी कि प्रॉपर मील लेने के बाद, प्रॉपर भोजन करने के बाद आपको दाल रोटी सब्जी सब खाना है, और उसके 2 घंटे बाद आपको जांच का सैंपल देना है। तो ये 3 तरीके से हम शुगर की जांच कर सकते हैं।
बच्चों की बात करें जिनमें टाइप 1 डायबिटीज होती है, उनमें हम 2-4 टेस्ट और कराते हैं, जैसे सी पेप्टाइड लेवल है, इंसुलिन की जांच कराते हैं, क्योंकि उनके में बेसिकली क्या है, इंसुलिन की कमी होने लगती है, क्योंकि पेनक्रियाज थोड़ा-सा ऐसी चीजें निकालता है, ऐसे तत्व निकालता है जो कि इंसुलिन को बनने ही नहीं देते। तो इनके लिए हम 2-4 अलग टेस्ट कराते हैं, सी पेप्टाइड वगैरह। ये फिर जब आपका एक बार कंफर्म हो जाती है डिसीज, तब हमें ये टेस्ट कराना चाहिए। नहीं तो नॉर्मली आप फास्टिंग या रैंडम या पीपी ब्लड शुगर करा लीजिए। इन तीनों से आपको पता चल जाएगा कि आपको डायबिटीज हो रही है कि नहीं। अच्छा, ये जो आपने डायबिटीज के टेस्ट बताए इस तरीके से, इसमें कोई परहेज भी है? कुछ इसमें परहेज करना है या कभी भी जाके करा सकते हैं, जैसे आपने फास्टिंग का बताया? हाँ, मैं वही बता रही हूँ कि आपको रैंडम आप कभी भी करा लीजिए 24 घंटे में, लेकिन फास्टिंग के लिए आपको खासा ध्यान रखना है कि आप रात को खाना खाइए 10 बजे, प्रॉपर खाना, दाल खाएँ, रोटी खाएँ, सब्जी खाएँ। ये नहीं कि आप रात को पोहा खा के सो गए और सुबह जाके आपने शुगर टेस्ट करा ली। तो पोहे में तो इतनी कैलोरीज़ ही नहीं होती कि आपकी बॉडी उसको ना पचा पाए। तो आपको प्रॉपर खाना खाना है, जो आप खाते हैं 2 से 3 रोटी, चावल, दाल, सब्जी। उसके बाद आप 8 से 10 घंटे की फास्टिंग कीजिए, व्रत कीजिए और सुबह 8 बजे जाके सैंपल दीजिए। ऐसे ही आपको पोस्ट प्रेंडियल यानी कि पीपी जो शुगर है उसके लिए भी आपको यही करना है कि जब डॉक्टर आपको बोलता है कि पीपी शुगर करा लीजिए, 90% मरीज क्या करते हैं, हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली, जांच कराने आ जाते हैं, हमने पोहा खा लिया, हमने कचौड़ी खा ली। नहीं, आपको प्रॉपर खाना खाना है, ताकि जब आपकी बॉडी में कुछ जाएगा तभी तो वो उसको डाइजेस्ट करेगी, तभी तो वो ग्लूकोज हम्म। बनाएगी, तभी तो वो बताएगी कि यार ये खाना आपको पचा नहीं, आपका ग्लूकोज बहुत बढ़ गया है। तो इन 2 टेस्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, फास्टिंग और पीपी में। रैंडम आप कभी भी करा सकते हैं जाके। ठीक है। बहुत सारे हमारे दर्शक लगातार पूछ रहे हैं, फलानी बीमारी का बता दीजिए, इसका इलाज बता दीजिए, उसका बता दीजिए। कोई लेजर का चश्मा पूछ रहा है, तो कोई नेजल के बारे में पूछ रहा है। वो जब उनके एक्सपर्ट आएंगे तब ये वो सवाल आप कर सकते हैं। अगर वो जवाब देना उचित समझेंगे तो जवाब देंगे। फिलहाल आज कोई डॉक्टरी सलाह नहीं है, क्योंकि डॉक्टरी सलाह एज पर एमसीआई गाइडलाइंस यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देना मना है। इसमें डॉक्टर का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो मैं समझता हूँ आप सब सहयोग करेंगे इस बारे में, है ना? रेखा गहलोत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब डॉक्टर साहब एक बात और बताइए, अ, जो शुगर के जो पेशेंट होते हैं, उनमें किन किन चीजों का परहेज उनको करना चाहिए? जैसे मान लीजिए निकल आई डायबिटीज, अभी क्या करें, क्या खाएं? क्योंकि वो तो एकदम से ऐसा झटका लगता है कि अब तो हम कहीं के रहे ही नहीं, हम कुछ खा ही नहीं सकते। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं खा सकते। डायबिटीज बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, परंतु ऐसी बीमारी नहीं जिसको आप सही नहीं कर सकते। ये रिवर्सिबल है, आप इसको सही कर सकते हैं। आपको सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जो आज हम डाइट फ़ॉलो करते हैं, आधे से ज़्यादा लोग क्लब बैठे हैं, आधे से ज़्यादा लोग रेस्टोरेंट्स में बैठे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो आपको डायबिटीज़ होगा, क्योंकि इन सब में बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। सॉरी, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, मतलब बहुत ज्यादा ग्लूकोज ऐसी होती है जो हमारा शरीर पचा नहीं पाता। तो आपको थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, थोड़ा सा भोजन की क्वालिटी चेंज करनी है, थोड़ा सात्विक भोजन कीजिए आप। और साथ में ही सबसे जरूरी, या तो आप मेडिटेशन फॉलो कीजिए, या आप वॉकिंग करिए, या कोई एक्सरसाइज करिए। जब तक हमने जितना खाया नहीं उतना हमारा शरीर पचाएगा नहीं, तब तक हम डायबिटीज के लिए प्रोन रहेंगे। तो हमें थोड़ा सा खाने को बदलाव करके, लो ग्लाइसेमिक फूड ऐसे फूड होते हैं जिसमें शुगर रिफाइंड होती है, जो हमारी बॉडी आसानी से पचा लेती है, उनका सेवन कर सकते हैं। मीठे की बात करें तो कहते हैं कि फ्रूट्स नहीं खाने, ऐसा नहीं है। आप केला मत खाइए, केला बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ है, परंतु आप सेब खा सकते हैं, अनार ले सकते हैं, ये डायबिटीज में पेशेंट ले सकते हैं। अब आटा कम करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि प्योर आटे की रोटी ना खाएं। आप क्या करें उसमें, आप उसमें मिला लें, ज्वार का आटा मिला ले, बाजरे का आटा मिला ले। पुराने जमाने में तो पूरी गर्मियां बाजरे की रोटी खाई जाती थी, मक्के की रोटी खाई जाती थी, परंतु आज हम क्या कर रहे हैं, नान खाते हैं, मैदा, जितना चाहे मैदा, रिफाइंड फ्लोर खा रहे हैं। वो बंद कर दीजिए आप, रोटी को मिक्स कर लीजिए, मिस्सी रोटी बना लीजिए, आज आप पालक की रोटी बना लीजिए, चुकंदर की रोटी बना लीजिए। तो इन सबको अगर आप खाएंगे तो आपकी डायबिटीज बहुत ज्यादा कंट्रोल में रहेगी। लक्ष्य भारद्वाज जी, मैं समझता हूँ आपके सवाल का जवाब मिल गया। श्री रामा जी एक सवाल पूछ रहे हैं, और वो सवाल है कि मैडम से ये सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से कि क्या शहद खाने से और खजूर खाने से, डेट्स खाने से, क्या शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा या बढ़ जाएगा? क्या इसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? नहीं, नॉर्मल आदमी को आप और डायबिटिक को, दोनों को बता दीजिए। नॉर्मल आदमी को शहद लेना चाहिए, क्योंकि शहद में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो बैक्टीरिया बॉडी में अननेसेसरी पनप रहे हैं उसको कम करता है।
एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है हनी में। हनी एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि जितने बाहर से हमारे आयन, जो बेकार चीजें बॉडी में आ रही है, उससे हमें दूर रखता है। तो शहद का सेवन आप जरूर करिए। इसके साथ में एक चीज आपको एड ऑन करना चाहूंगी कि जब आप शहद ले रहे हैं तो अगर आप कोशिश करिए, सुबह उठिए, 2-3 कली लहसुन के पीस छील लीजिए, उनको अच्छे से बारीक कूट लीजिए, क्योंकि लहसुन में एल्सिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि उसके टूटने के बाद ही उसके जो गुण है वो एक्टिवेट होते हैं। उसमें 1 चम्मच शहद डाल के आप इसको जरूर लीजिए, आपको डायबिटीज में बहुत बेनिफिट मिलेगा। साथ में आपने पूछा डेट्स, यानी कि जो पिंड खजूर है, वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, पर बहुत ज्यादा कंजम्पशन खराब है। आप 1 या 2 का सेवन करते हैं वो अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कि 10-10, 12-12, 14-14 सिर्फ स्वीट्स की वजह से उसको कंजर्व कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो गलत है। आप कम मात्रा में ले सकते हैं, और आप ले रहे हैं तो उसकी जो बन रहा है, जहां से बन रहा है, अगर आप प्योर ले सकते हैं तो लीजिए। नहीं तो जो मोस्टली शहद मार्केट में है उन सब में शुगर बहुत ज्यादा है, रिफाइंड शुगर बहुत ज्यादा है। कोशिश कीजिए कि ऑर्गेनिक चीजों को लीजिए, या अगर आपका कोई नोन इसको बना रहा है या आप वहां से आ रहा है तो आप उन चीजों से शहद और डेट्स को आप खा सकते हैं। खाइए, पर जरूरी मात्रा में, बहुत ज्यादा सेवन इसका हानिकारक है, डायबिटीज में भी और नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में भी। एक सवाल हमारे एक और व्यूअर हैं, अनुज त्रिवेदी जी, वो पूछ रहे हैं कि मेरा फास्टिंग शुगर जो है 200, विदाउट फास्टिंग 240 आया है, तो क्या ये चिंता की बात है? देखिए, विदाउट फास्टिंग कितना आना चाहिए डॉक्टर साहब अभी बता देंगे, बाकी फास्टिंग का मेन मेरे ख्याल से शायद इसमें होता है। डॉक्टर साहब, आपका क्या हाँ, कहना है कि फास्टिंग मेन मानेंगे या विदाउट फास्टिंग मानेंगे? विदाउट फास्टिंग 240 क्या सही है? क्योंकि ये तो कुछ भी खाने पर हो सकता है, हम ये नहीं मालूम कि अभी क्या हाँ, खाया है, हो सकता है कोल्ड ड्रिंक भी पियो। देखिए, विदाउट फास्टिंग अगर आपका 240 आ रहा है तो पहले आपको फास्टिंग कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने 2-4 रसगुल्ले खा लिए, 2-4 फेने ले लिए, मिठाई ले ली, 10 रोटी खा ली, तो फिर आपका शुगर इतना आना ही आना है 240। और आपने खाना खाने की कितनी देर बाद कराया, तो पहले आप अपना फास्टिंग कराइए। लेकिन हाँ, 240 शुगर ज्यादा शुगर है। अगर आप दिन के किसी भी समय अपनी शुगर कराने जाते हैं तो 140 तक अगर आपकी शुगर आती है तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। 140 से 160 आती है तो फिर आपको डरने की जरूरत है कि हाँ, आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। पर 160 से ज्यादा आ रही है तो फिर आप फास्टिंग और पीपी कराओ, क्योंकि वही निर्धारित करेगा कि आपको शुगर है, कितनी है और कैसे कंट्रोल करनी चाहिए। आपने बोला शुगर कंट्रोल में, सबसे बड़ी बात है शुगर कंट्रोल में करें कैसे? देखिए, शुगर कंट्रोल, दो सबसे जरूरी चीजें जो मैं बता चुकी हूँ कि हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। ये जो क्लब कल्चर है इसको बदलना पड़ेगा, रेस्टोरेंट कल्चर है इसे थोड़ा कम करना पड़ेगा, और सात्विक भोजन पे जाना पड़ेगा जो पुराने टाइम के लोग कर रहे थे, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तभी आप डायबिटीज को कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि आज के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल भी हमारे लिए सेफ नहीं है। सफेद चीनी जो हम लोग ले रहे हैं, शुगर बेसिकली, वो बिल्कुल इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग करके हमारे पास आती है कि उसका जो ग्लूकोज का टॉलरेंस है वो इतना हाई हो जाता है कि वो हमारी बॉडी तो नहीं पचा पाती। उसके ऑल्टरनेटिव्स आप यूज कर सकते हैं। व्हाइट शुगर अगर आपको लेने का बहुत शौक है, चीनी को सफेद, बेटर है आप गुड़ लीजिए, गुड़ का पाउडर ले लीजिए। सबसे अच्छी चीज जो हर किसी के घर में मिलती है, परंतु मुझे नहीं लगता कि आप भी उसको यूज करते होंगे, दालचीनी। कभी आप चाय में एक टुकड़ा दालचीनी डाल के देखिए, देखिए चाय कितनी मीठी होती है, पर हमें यूज नहीं करनी। तो आप ऑल्टरनेटिव्स ले सकते हैं। अभी आपने पिंड खजूर बताया, हम चीनी की जगह पिंड खजूर का भी यूज कर सकते हैं। आप मुनक्का ले सकते हैं, मुनक्का बहुत अच्छा स्वीट का सोर्स भी होता है, आपको मीठा भी मिल जाएगा, आपको कैलोरीज इनटेक भी कम करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको डायबिटीज का खतरा भी मिलेगा, क्योंकि उनको पचाना बहुत आसान है। लेकिन तो वो आप, जो कांच के उसमें रखे रहते हैं ना, वो हाँ, हाँ, गुलाब जामुन रसगुल्ले, वो ऐसे बुलाते हैं कि आओ आओ, हमारे पास आओ, हमको खाओ, तो उस लालच आपको का क्या रसगुल्ले करें? बनाने हैं तो आप घर पे बनाइए, हम्म। मेहनत कीजिए। पर वो हम करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर रसगुल्लों में हम दालचीनी का पाउडर डाल दें तो आप देखिए कितनी मीठी हो जाएगी। पर वो हम कर नहीं पाते, क्योंकि हम डेली अपनी लाइफ को इतना ज्यादा हार्ड बनाते जा रहे हैं कि हमें इन सब चीजों के लिए समय नहीं निकलता। तो इसलिए लाइफस्टाइल में चेंज कीजिए। सुबह उठिए, 5 मिनट वॉक कीजिए, 10 मिनट वॉक कीजिए। आप नहीं कर पा रहे हैं तो घर में ही पैर दिए भगवान ने, कमरे दिए 2 कमरे, तो एक कमरे से दूसरे कमरे तक पैदल यात्रा कर ले, क्योंकि बेड पे सबको सब कुछ चाहिए, उससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो थोड़ी सी मेहनत एक करनी पड़ेगी और एक और डायबिटीज सवाल है आपकी। हमारे एक और सवाल है हमारे व्यूअर का, प्रफुल्ल दाढ़ी जी पूछ रहे हैं कि मेरे मदर फादर दोनों को डायबिटीज है, मेरी उम्र 50 है, क्या मुझे डायबिटीज हो सकती है?
आप अगर फैमिलियल देखा जाए टाइप 2 डायबिटीज अभी आपको नहीं हुई है, पर इन फ्यूचर आपको हो सकती है। तो आप अभी से इस चीज को कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि रोटी हो गई, आलू हो गया, चावल, इनको थोड़ा-सा कट डाउन करना शुरू कर दीजिए। तो अगर भगवान की कृपा रही तो आपको कभी डायबिटीज नहीं होगी। और बाकी तो समय के साथ जिनके पेरेंट्स को होती है, 80% उनको बच्चों में जाती है कि टाइप 2 डायबिटीज का कॉज ही फैमिलियल है। फैमिली में ही एक से दूसरे को आती है। यानी एक चीज तो एक कंफर्म हो गई कि भगवान की कृपा रही तो डायबिटीज नहीं होगी। सुबह उठिए, भगवान की पूजा कीजिए, सुबह उठ के आप योगा वोगा कीजिए तो इस सब से बचे रहेंगे, एक्सरसाइज कीजिए, बचे रहेंगे। तो जी, डॉक्टर पर साहब इस उसके हिसाब साथ से तो आपको थोड़ा-सा मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट कट कीजिए अपनी डाइट से और प्रोटीन ज़्यादा खाइए, तो शायद आप बच इस पाएँगे, लेकिन जो हम खा रहे हैं, उससे तो नहीं बचेंगे। इस हिसाब से हम जैसे व्यक्ति का क्या होगा, जिसका सोने का कोई टाइम नहीं है, जिसको कभी भी नींद आती है, जिसको कभी उठने का कोई टाइम नहीं, तो मतलब हम लोग तो हाई रिस्क में हो गए फिर इस हिसाब नहीं, ये से। आपने सही बोला, आजकल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है डायबिटीज़ होने में, बहुत बड़ा रीज़न है, जो हम रात को सो नहीं रहे क्योंकि देखिए आपका शरीर एक हार्मोन निकालता है मेलाटोनिन, जो कि अंधेरे में निकलता है। अब हमने अगर अपनी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब करी तो वो तो हार्मोन नहीं निकलेगा। हार्मोन जिस ग्लैंड से निकल रहा है मतलब जिस ग्रंथि से निकल रहा है, वो ग्रंथि सही काम नहीं करेगी। जब वो ग्रंथि सही काम नहीं करेगी तो हमारा शरीर सही काम नहीं करेगा। इसलिए स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रात को सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इतने खतरनाक बात इन्होंने बोली दर्शकों, ये मेरी दुकान बंद कराना चाहते हैं डॉक्टर साहब। आप लोग इस बात को बिल्कुल सुनिए, फॉलो भी कीजिए और सुबह मेरा लाइव देखा कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे किसी भी दर्शक का नुकसान हो। और रात को सोना जरूरी है, ये मैं भी काफी समय से प्रयास कर रहा हूँ, आप मैं सब भी एक बात प्रयास आपको करें। काटना चाहूँगी सर, कि सोने का मतलब ये नहीं कि आपको रात को 8 बजे सोना और सुबह 12 बजे उठना है। सोना मतलब आप 5 से 6 घंटे की नींद लीजिए। रात को आप 12 बजे सोएँ, 1 बजे सोएँ, परंतु सुबह का समय सही रखें, 6 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे, इतने बजे तक आप उठ जाएँ। रात की नींद 5-6 घंटे की नींद इनफ होती है, अगर आपको नींद अच्छी आ रही है। अच्छा, दिन में भी सोना चाहिए, दोपहर में सोना चाहिए क्या? देखिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, दिन की जो पूरी थकावट होती है, अगर आप वो रात तक लेके जाते हैं, तो आपकी जो बॉडी है, वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती नेक्स्ट डे। तो आप दोपहर में पावर नैप ज़रूर ले सकते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, कहीं भी आपको समय मिल रहा है, तो आप ओके। थोड़ी देर अपनी आँखों को बंद कीजिए, साइलेंस में हम्म। बैठिए, किसी से बात मत कीजिए। तो जो आपकी बॉडी और जो माइंड के साइनेप्सेस कहते हैं ना, जो जाल होते हैं, वो वापस से उतने एक्टिवेट हो जाते हैं और आप देखेंगे अगर आप ऐसा करते हैं, 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन बाद, आपका शरीर खुद बोलेगा कि हाँ, मेरे को शाम को 5 बजे के बाद भी उतनी एनर्जी रहती है, जितनी मेरी सुबह 10 बजे रहती है। एक सवाल और अनुज जी दोबारा पूछ रहे हैं, कहते हैं सर प्लीज आई हैव अनइवन डायबिटीज एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, कैन आई ज्वाइन फॉर ज्वाइन का सर मुझे मालूम नहीं है, मुझे भी सेटअप दूसरे ने करके दिया, आई हैव नो आइडिया कि किस तरह से ज्वाइन करते हैं। ये कंट्रोल फिलहाल मेरे हाथ में नहीं, किसी और के हाथ में। तो इस बारे में तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ जो सवाल है मैं आपका सवाल जरूर लेता हूँ। अनइवन डायबिटीज है इनकी और जो है फैमिली हिस्ट्री है। आई आई नहीं, आई आप हैव नो आइडिया व्हाट ही वांट टू आस्क। सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं आप? Even I am not sure what he is going what he is supposed to ask, but अनइवन डायबिटीज whatever. का मतलब तो जो मेरे जितना मैं समझ पा रही हूँ, अनइवन डायबिटीज का मतलब है कि डायबिटीज इनको है पर कोई सिम्पटम्स नहीं आ रहे हैं, मतलब कोई लक्षण नहीं हम्म दिखाई दे रहे हैं। हम्म। पर बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होता है और बहुत सारे लोगों को लक्षण नहीं होता क्योंकि वो मे बी लाइफस्टाइल वही जो वॉक और इन सब से या वो कोई दवा मेडिकेशन ले रहे हैं तो उससे वो कंट्रोल रहती है, इसलिए सिम्टम्स नहीं दिखते हैं आपको। अच्छा, तो एक फैमिली लेमैन की हिस्ट्री भाषा तो में जैसे जैसे इन्होंने अनइवन बोला, एक लेमैन की भाषा में हम पूछे, इतने सारे मतलब टेस्ट होते हैं, डॉक्टर लोग इतना कुछ लिख देते हैं, वो बिल्कुल सिर के ऊपर से चला जाता है। मतलब एक मेरे जैसा आदमी तो बेचारा घबरा जाता है कि मैं कहाँ फंस गया। ये अजीब अजीब से टेस्ट लिख रहे हैं, जैसे HbA2c, वो कुछ कभी कुछ लिखा होता है, कभी कुछ लिखा होता है, HbC लिखा होता है, कभी कुछ लिखा होता है। ये कौन कौन से टेस्ट है और क्या क्या हाँ, इसका मतलब होता है? एक्चुअली सॉरी क्योंकि हमारी राइटिंग शायद लिखते-लिखते ऐसी हो जाती है कि लेमन पढ़ ही नहीं पाता कि हमने क्या जाँच लिखी है। तो अभी आपने बोला वो एक HbA1c टेस्ट है, जिसे हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये एक ऐसी जाँच है जिसे आपने बोला अनइवन डायबिटीज़ है, मतलब उनको सिम्पटम्स नहीं आ रहे हैं, तो अब वो ये कैसे पता करें कि अभी भी उनको डायबिटीज़ है कि डायबिटीज़ उनकी कंट्रोल में है। तो उसके लिए आप ये जाँच करा सकते हैं सर, HbA1c क्योंकि ये 3 महीने की ग्लूकोज़ बताता है आपके शरीर की। ये बताता है कि यार आपका शरीर कैसे उस शुगर को यानी कि ग्लूकोज शक्कर को कैसे कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है या आप जो खा रहे हैं उससे वो कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा।
हमें दवा, जैसे बहुत सारे लोग आजकल एलोपैथिक मेडिकेशन पे भी जाते हैं डायबिटीज के लिए, वो लेते ही लेते हैं एलोपैथिक, तो उन दवाओं से हमारा डायबिटीज कंट्रोल है कि नहीं है, तो वो ये टेस्ट बताता है HbA1c। आपको 3 महीने में एक बार, जो भी पेशेंट डायबिटीज का है, उसको ये जांच जरूर से करानी चाहिए। और इस जांच का फायदा सबसे अच्छा ये है कि आपको कोई परहेज नहीं करना इस जांच में, ना ही आपकी डाइट इस जांच को इफेक्ट करती है, ना ही कोई ड्रग इसको इफेक्ट करता है। तो आप ये 3 महीने में एक बार अगर करा लेते हैं जाके, तो आपको बहुत आसानी से एक आइडिया सा लग जाएगा कि हाँ, मेरी डायबिटीज कंट्रोल में है। क्योंकि अगर इसकी लेवल बहुत हाई आ रही है, फिर तो आपको किसी डायबिटोलॉजिस्ट से भी मिलना पड़ेगा और दवाइयों को बहुत जल्दी ही चेंज करना पड़ेगा। डायबिटीज किन लोगों को होने का ज्यादा चांस है? देखिए, डायबिटीज एक तो जिनकी फैमिली में है, उनको बहुत खासा ध्यान रखना। जिनको फैमिली में पहले से मदर फादर लोग हैं, इनको डायबिटीज होने का बहुत ज्यादा है। दूसरा, एक जो मैं बोलना चाहूंगी, जो आज हमारे यहाँ बहुत कॉमन होता जा रहा है, न्यूक्लियर फैमिली, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, जो मैं यहाँ बैठी हूँ और बैठ के मैं सारा काम कर रही हूँ, मेरा कोई वॉक नहीं है। डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा बैठे ही रहते हैं, अपनी जगह पे काम करते रहते हैं। तो जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। दूसरा, ओबेस पेशेंट, जिनका वेट बहुत ज्यादा है। आपको अपनी बॉडी का वेट बहुत जरूरी है मेंटेन करना, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, गर्माहट निकालती है, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर हमारी बॉडी का वो खराब है मेटाबॉलिज्म, तो हमें डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा है। तो इन लोगों को, जिनका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है, आपकी लाइफस्टाइल बहुत खराब है, आप स्मोक वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बच्चे, जो आजकल बच्चों में बड़ा कॉमन है एंजाइटी और पैनिक अटैक आना, तो इन सब चीजों से भी डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है धीरे धीरे। एक हमारे व्यूअर है, उनका सवाल है कि सोने का सही टाइम क्या है? डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं, जवाब मैं दे देता हूँ। एक चैनल है यूट्यूब पे नितिन शुक्ला के नाम से, उसका लाइव आता है, उस लाइव को देखने के बाद सोने का सही समय, ये गलत जवाब है, सही जवाब डॉक्टर साहब खुद देंगे। देखिए, सोने का सबसे अच्छा समय, आप 8 बजे अपना खाना खा लीजिए। आप खाना खाने के तुरंत बाद कभी वॉक ना करें, थोड़ी देर बैठे, उसके बाद पानी पिए, उठे और उसके बाद थोड़ी देर वॉक करें, और उसके बाद 10-11 बजे आप सो जाए, ताकि आप सुबह 4-5 बजे तक उठ पाए, क्योंकि सुबह हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है पूरे दिन का काम करने के लिए। ये बेस्ट टाइम है सोने का। लेकिन वही लाइफस्टाइल और बाकी डेली रूटीन, हमारे बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट से 9-10 बजे घर लौटते हैं, खाना खाते हैं, तो भी मैक्सिमम शाम को लाइट खाना खा के आप ज्यादा से ज्यादा 12 बजे तक सो जाए। इससे ज्यादा अगर आप जगते हैं, तो लॉन्ग टर्म पे स्ट्रेस आपको डेवलप होने लगता है, क्योंकि नींद फिर आपकी डिस्टर्ब होती है कि आ ही नहीं रही है नींद, हम 2-2 बजे तक फोन पे लगे हैं, फोन स्क्रॉल कर रहे हैं। तो 12 बजे आप अपना फोन साइड रख के सो जाइए, और सुबह फिर 5-6-7 बजे तक आप उठ जाइए। ये आपका सबसे बेस्ट टाइम है सोने का। ओके। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर साहब, मान लीजिए शुगर हो गई है, नहीं आ रही कंट्रोल में, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? शुगर है, क्या हो जाएगा इससे? अगर शुगर है तो ठीक है, अच्छा है, हम तो मीठे हैं ज्यादा, एक लेमन की भाषा में बोले, गांव वाले की भाषा में बोले, तो इससे क्या बाकी बॉडी के ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट करेगा क्या? लॉन्ग देखिए, टर्म में क्या शुगर, इससे इफेक्ट हो सकते हैं इसके? देखिए पुराने लोगों से अगर आप पूछेंगे जाके, जैसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट जब टेस्ट कराने आते हैं, तो वो एक बहुत चीज पूछते हैं, हमें 10 साल से शुगर है, हमें तो कुछ नहीं हुआ। परंतु ऐसा नहीं है। लंबे समय तक अगर आपको शुगर रहती है, तो आपके शरीर के आधे से ज्यादा अंग शुगर खराब कर सकती है। जैसे सबसे जरूरी तो ये कि आप कहीं खेलने गए, आप बाहर गए, आपको लग गई, आप ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं कट गया, तो जो शुगर पेशेंट होते हैं उनमें वुंड बिल्कुल हील नहीं होता, बहुत लेट हीलिंग होती है। इसका मतलब, अगर आपको चोट लगी है तो उसमें भराव जल्दी नहीं, अगर वो भरेगा नहीं, तो उसमें बाहर से जितने भी कीटाणु हैं वो जल्दी चिपकेंगे, आपको बीमारियां बहुत आसानी से लग सकती है। दूसरा, आंखों में दिक्कत आ सकती है, धीरे धीरे आपकी आंख कमजोर हो जाएगी, उसके बाद रेटाइनोपैथी हो सकती है। नर्व्स तक, झुंझुनाहट, पैरों में दर्द होना, ये सब चीजें रह सकती है। पैरों में न्यूरोपैथी हो सकती है। बहुत सारे ऑर्गन्स को ये धीरे धीरे इन्वॉल्व कर सकती है, किडनी को खराब कर सकती है। इसकी वजह से फिर ना आपका पानी पचेगा, ना आपके शरीर से गंदे जितने भी आप खा रहे हैं कचरा, वो निकाल नहीं पाएगी किडनी। तो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म पे किडनी खराब हो सकती है। तो शरीर के आधे से ज्यादा ऑर्गन जो है वो डायबिटीज की वजह से खराब हो सकते हैं, इसलिए हमें डायबिटीज को बहुत ज्यादा ध्यान से कंट्रोल करके रखना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए, ये आपने बताया ये सारी खून की जांच हो गई है ना, ब्लड टेस्ट बताया आपने, जितने भी अभी तक हाँ, बताया ना, तो क्या ब्लड के अलावा भी कोई ऐसा जरिया है कि जिससे हम पता कर सके, थूक से, लार से, या यूरिन टेस्ट से, कोई ऐसा तरीका है जिससे डायबिटीज है मालूम हो सके? बिल्कुल बिल्कुल। आप छोटे बच्चों में ज्यादातर डायबिटीज पकड़ में यूरिन की वजह से आती है।
यूरिन में एक टेस्ट होता है ग्लूकोज यूरिन, अगर आप वो कराते हैं, आप उसमें देखेंगे बहुत सारे लोग लिखते हैं प्रेजेंट 1+2+3+। तो अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, तो आपकी यूरिन में भी शुगर बढ़ने लगती है, जिससे आप डायबिटीज को पकड़ सकते हैं आसानी से। अगर आपकी शुगर यूरिन में आ रही है, इसका मतलब आपकी बॉडी में शुगर बहुत ज्यादा है और कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होती। ओके। तो कुल मिलाकर बात ये आ गई कि सबसे ज्यादा जो बड़ी बात है वो लाइफस्टाइल की आपने बात कही। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग मेरे डायबिटीज ऊपर ही हंस रहे हैं भी कि मेरा पड़ती लाइव ही और 12 बजे स्टार्ट लाइफ। होता है। हाँ जी जी, दोबारा बोलिए प्लीज। आपकी आवाज मेरी आवाज के साथ में क्लैश हो गई, कृपया आप दोबारा बोलें ताकि दर्शकों तक एकदम साफ आवाज पहुंचे। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। ओके ग्रेट। तो एक सज्जन और हैं, पूछे फर्स्ट एड किट में कौन कौन सा मेडिसिन होनी चाहिए। नहीं, ये फिलहाल अभी जो है डायबिटीज की बात चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि डायबिटीज से संबंधित यदि कोई सवाल हो तो ज्यादा अच्छी बात होगी। फर्स्ट एड में जनरल आप मार्केट में फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है फर्स्ट एड आपके की पास में? बात, अब जब सवाल आई जी गया है तो इसका एक अपन जवाब दे देते हैं जी छोटा सा। देखिए, जी। फर्स्ट एड ऐसी किट होनी चाहिए जिसकी बारे में आपके घर में सबको पता हो। दवा, अगर उसमें आप दवा रख रहे हैं तो घर में सबको पता हो कि वो दवा कैसी देनी है, क्योंकि अगर नहीं पता होगा तो दवा गलत जा सकती है। तो फर्स्ट एड के फायदे बहुत है पर नुकसान भी थोड़े बहुत है। दवा आपको क्या रख सकते हो, एक तो आप बैंडेड रखिए उससे, आप पट्टी रखिए, साथ में आप बेटाडीन की ट्यूब रख सकते हैं। दर्द की एक दवा जरूर रख लें, आप जेल ले सकते हैं, मार्केट में वोलिनी आता है, डाइक्लोफेनेक जेल आता है, ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा जेल रखना है। दर्द का जेल रखिए। साथ में आप बुखार की दवा रख सकते हैं, आप पैरासिटामोल ले सकते हैं। ब्रांड आप बहुत सारे हैं तो लगेगा लोगों को मैं ब्रांड कुछ बोल रही हूँ, तो आप क्रोसिन ले लीजिए, क्रोसिन रख लीजिए। आप जुकाम की एक दवा रखिए, आप वाइकोरल नाम से एक दवा आती है जुकाम की, वो रख सकते हैं। एलर्जी अगर किसी को हो रही है, कई बार ऐसा होता है कि आपने पैरासिटामोल दे दी और उसके शरीर पे छोटे छोटे चिगिद्दे पड़ने लगे, तो घर में जरूर से फर्स्ट एड किट में सिट्राजिन की दवा जरूर रखिए। इसके अलावा खांसी की सिरप जरूर रखिए। आप हिमालय की सिरप भी ले सकते हैं और आप मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है, अगर आप एलोपैथी पे जाना चाहें तो उनकी भी एक खांसी की सिरप रख सकते हैं। ये 5-6 दवाइयां आपको अपने फर्स्ट एड किट में रखनी ही रखनी है। साथ में एंटीबायोटिक क्रीम आती है, म्यूप्रोमाइसिन ले सकते हैं आप, सोफ्रामाइसिन ले सकते हैं, तो ये ट्यूब आपको रखनी है। साथ में सिल्वर एक्स करके एक दवा आती है जलने कटने के लिए, वो दवा भी आप फर्स्ट एड में शामिल कर सकते ओके ग्रेट। अब एक बात तो इतनी सारी चर्चा में एक बार डॉक्टर साहब बड़ी क्लियर हो गई कि ये जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, इससे बचना चाहिए हैं। और बाहर बिल्कुल के खाने बिल्कुल, से भी हमको बचना चाहिए और बचना सात्विक चाहिए। खाने पर आना चाहिए हमको, जो हमारा देसी खाना बिल्कुल, है। और हो देसी सके तो खाना। गेहूं की रोटी की जगह अपने जौ की रोटी हो हाँ, गई, आप ये, गर्मियों हाँ, में सर्दियों में बाजरे की रोटी हो गई, इस पर आ जाना चाहिए, स्विच कर लेना चाहिए। हाँ। मिलेट्स, जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मिलेट्स पर हमको ध्यान देना चाहिए, हमारी डाइट में मिलेट्स होना चाहिए। और अगर आप वैसे तो सब नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर आप डायरेक्ट इसको मंगा सकते हैं, किसी फार्म, आप किसी किसान के उसमें है, आपका खुद का खेत है, तो आप इनकी खेती कीजिए, तो आपको एकदम प्रॉपर प्योर चीज मिलेगी, क्योंकि मार्केट में आते आते बहुत सारी प्रोसेसिंग उसमें भी हो जाती है। श्री रामा जी का एक और सवाल आ रहा है और वो पूछ रहे हैं मैम कि काइंडली आस्क अ क्वेश्चन, व्हाई आईज किडनी imputation of limbs even after taking regular medication, why protein disperses during urination? आप दोबारा एक मैं बार रीड करेंगे? मैं आपके सामने इस सवाल को रख दे रहा हूं, ये स्क्रीन पर आ गया, आपको पढ़ने में आ रहा है। Why eyes kidney imputation of limbs even मैं after taking आपको regular वही बता medication? रही हूँ, वही बता रही हूँ। आपने अभी जी सवाल पूछा, उन्होंने पूछा है कि हम मेडिकेशन ले रहे हैं तो भी एम्पुटेशन ऑफ लिम्स हो रहा है, मतलब हमें पैर हाथ भी काटने पड़ रहे हैं। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि अगर आपका बॉडी का डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तो आपको न्यूरोपैथी हो जाएगी। न्यूरोपैथी का मतलब है आपकी नर्व्स पैरों की काम नहीं करेंगी। जब आपके पैरों में नसें काम नहीं कर रही, खून नहीं दौड़ रहा, तो वहां गैंग्रीन बन जाता है, जिसकी वजह से हमें पैर को काटना पड़ता है। आप अगर मेडिकेशन ले रहे हैं, उससे कंट्रोल नहीं हो रही, तो अपना टेस्ट कराइए पहले तो HbA1c का। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो दवाइयां आपको डॉक्टर साहब दे रहे थे वो आपको सूट नहीं करी, हमें और हायर दवाइयों पे जाना है। तो हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। साथ में अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, क्योंकि हम ये सब चीजें भूल जाते हैं। एक दवाई जो डॉक्टर ने दे दी उसे हम 6-6 महीने, 8-8 महीने खा रहे हैं, हमने टेस्ट ही नहीं कराया, तो एकदम से हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और दूसरा सवाल जो इनका है, प्रोटीन यूरिन में आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो किडनी पे इफेक्ट कर रहा है।
अगर ओह। डायबिटीज की वजह से आपकी किडनी इफेक्ट हो रही है तो आपको प्रोटीनूरिया हो सकता है। इसका मतलब होता है आपकी यूरिन में प्रोटीन, ग्लूकोज के साथ प्रोटीन भी आ रहा है, क्योंकि जो हमारी किडनी है वो प्रोटीन को फिल्टर कर देती है। वो क्या करती है, बड़े बड़े प्रोटीन को भगा देती है, छोटे प्रोटीन को, अच्छे प्रोटीन्स को बस इसका बॉडी में। इसका इसका मतलब तो ये हो गया कि किडनी पे इफेक्ट आना शुरू हो गया, मतलब ये तो मामला थोड़ा सीरियस हो बिल्कुल, गया। हाँ, ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा ना, क्योंकि आप बोल रहे हैं आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन, नहीं, मेडिकेशन के साथ आपको कंट्रोल का टेस्ट भी बता रहा है, साथ में कोई और कॉज है वो भी आपको डिटेक्ट करना है, तब जाके आप इतनी सारी चीजों हम्म। से बच सकेंगे। क्योंकि वो एक क्वेश्चन जो है, बहुत सारे मरीजों के साथ एम्पुटेशन हो जाता है किडनी की वजह से। एक एक बड़ा अच्छा सवाल आया निखिल कुमार जी का, कहते हैं कैन यू आस्क एंजाइटी डिप्रेशन की दवा यदि चल रही है तो क्या इसके साइड इफेक्ट में भी डायबिटीज हो सकता है? देखिए, अभी प्रूवन इफेक्ट नहीं है इसका, लेकिन लॉन्ग टर्म पे कोई भी मेडिकेशन आपके किसी बॉडी ऑर्गन के साथ क्रॉस रिएक्शन करके उस ऑर्गन को खराब कर सकती है। जो पेनक्रियाज हमारा ऑर्गन है वही इंसुलिन निकालता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, प्रोडक्ट हमारा शरीर बनाता है, जो कि ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, शुगर को। बेसिक हम्म। सिंपल शब्दों में माना जाए कि एक दवा आती है, शरीर ही दवा निकाल रहा है, वही दवा ग्लूकोज को खत्म कर रही है। तो आप लंबे टाइम तक कोई मेडिकेशन लेते हैं तो वो उस ऑर्गन यानी अंग पे काम करेगी। अगर उस अंग को खराब करेगी तभी डायबिटीज होगा। बहुत लंबे टाइम तक एंजाइटी डिप्रेशन की मेडिकेशन डायबिटीज के अलावा बहुत सारी और बीमारियां भी एड ऑन कर देता है। एक और सज्जन ने किसी ने पूछा कि 3 घंटे की नींद आती है तो कैसे डायबिटीज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, नींद पूरी लेनी है, ये स्ट्रेस पहले बात हो स्ट्रेस चुकी के है। कॉल, आप धीरे धीरे नींद नहीं आएगी, आप स्ट्रेस लेंगे, इरिटेशन होगा, चिड़चिड़े होंगे, और धीरे धीरे आपकी लाइफस्टाइल खुद ही खराब होने लगेगी, जिसकी वजह से आप डायबिटीज के लिए प्रोन हो सकते हैं। हम्म। ये कोई सज्जन लिख रहे हैं, मैं 53 साल का हूँ, आई हैव बीन फ्रीक्वेंट बीआर बीपीआर, व्हाट शुड आई डू? ये क्या चीज है, मैं समझ नहीं पाया, अगर आपको समझ में आया तो जवाब दें। आप क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे बी बीआर बीपीआर। ये तो मुझे इनका सवाल ही नहीं समझ आया कि ये कहना क्या मुझे भी चाह नहीं रहे हैं। समझ में आया, कोई बात नहीं, उन्होंने दो तीन बार किया। जो भी लोग सवाल कर रहे हैं एकदम क्लियर है सर, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने पे क्या ये डायबिटिक हो सकता है? कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से कोई डायबिटीज का संबंध है क्या डॉक्टर साहब? देखिए, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ये तीनों इकट्ठी चलती है। जब आदमी का डायबिटीज हो रहा होता है तो मैंने आपको बताया बहुत सारे ऑर्गन्स को वो इफेक्ट करता है। वो क्या करता है, हमारी शरीर की जो ब्लड वेसल्स है उन पे इफेक्ट करने लगता है। एलडीएल रिसेप्टर जो कोलेस्ट्रॉल के लिए एक रिसेप्टर होता है उसको खराब करने लगता है। तो ये जो तीनों बीमारियां है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, डायबिटीज होना और बीपी होना, ये तीनों इकट्ठी चलती है। तो ये तीनों, अगर आपको डायबिटीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके शरीर के और जो अंग है उस पर धीरे धीरे ये एक्शन करेगा। तो कोलेस्ट्रॉल तो खाने की वजह से बढ़ रहा है, लेकिन हाँ, इसके साथ आपको बीपी जरूर हो सकता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज में ऐसे जुड़ाव नहीं है कि खाना खाने की वजह से दोनों बीमारियां हो सकती हम्म। बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग सवाल भी कर रहे हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करूंगा, हर चीज के लिए, हर फील्ड के लिए एक अलग डॉक्टर होते हैं, उनकी एक स्पेशलिटी होती है, और वो स्पेशलिटी के जब कोई डॉक्टर हमारे साथ में आएंगे तो हम जरूर उनको लाएंगे। और यहाँ हमारे साथ में जितने भी डॉक्टर्स और जुड़े हुए हैं उनको भी एकदम खुला आमंत्रण है, सभी लोग टीम नितिन शुक्ला @gmail.com पर अपना मेल भेजकर आप अपना जो है इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, और हमारी टीम जल्दी जल्दी आपको मिलेगी। अब एक सबसे बड़ा सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, क्या डायबिटीज ठीक हो सकती है? क्या हम वापस वैसे हो सकते हैं? आपने इतनी सारी दवाइयां बताई, सब कुछ बताया, डायबिटीज हो गई, अभी क्या ये हम वापस हो जाएंगे, ऐसे एकदम ठीक हो जाएंगे जैसे पहले? क्या जैसे चोट हमारे को लगी है तो हमने उससे पट्टी करे, सब कुछ के बाद में एकदम सब नॉर्मल हो जाता है? क्या नॉर्मल हो सकता है? है। देखिए, डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है, सही हो सकती है, लेकिन खत्म नहीं हो सकती। जो आपका सवाल है, आप वापस से आप कंट्रोल करेंगे तो बिल्कुल आपका सब कुछ नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन आप फिर से पुराने उसी कहानी पे पहुंच जाएंगे तो वो फिर से बढ़ जाएगी, क्योंकि वो तो शरीर में है। आप पूरी तरीके से, जैसे आप बात करो, एक्सीडेंट होता है, हड्डी जुड़ जाती है, पर वो वैसी नहीं जुड़ पाती जैसी वो बन के आई थी, ऊपर से हमें भगवान ने भेजा था। तो डायबिटीज हम्म। कंट्रोल हो सकती है, सही हो सकती है, पर जड़ से खत्म नहीं होगी। कल आपने फिर वही गलती की तो फिर आपके साथ वो चीज होगी कि डायबिटीज फिर से आपको, शुगर क्या है, फिर से परेशान करने लगेगी। बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगी, लेकिन फिर वो हल्के फुल्के सिम्टम, जैसे कहीं भी खड़े पसीना आ जाना, सर दर्द होना, ये छोटे मोटे लक्षण वो फिर दिखाती रहेगी। तो आपको कंट्रोल करना है, दवाइयों से कंट्रोल होती है, साथ में लाइफस्टाइल, अगर आपकी लाइफस्टाइल एक बार सात्विक हो गई
तो फिर डायबिटीज आपकी कंट्रोल में रहेगी ही। According to new ACP guidelines, is 200 blood sugar normal? 200 ब्लड शुगर नॉर्मल है? नहीं, कोई पूछ रहा बिल्कुल है। नहीं। आप रैंडम की बात करें, अगर आप कभी भी टेस्ट कराते हैं तो 140 आपकी नॉर्मल है। फास्टिंग के लिए 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद, जो पोस्ट प्रेंडियल शुगर कहते हैं, वो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सिर्फ यही रेंज नॉर्मल है। इसके ऊपर की सारी रेंज या तो पेशेंट को डायबिटीज होने का खतरा है उसमें बढ़ेगी, या फिर उसको हो गई है डायबिटीज। तो 200 तो शुगर एक बहुत ज्यादा है। एक सवाल और आ रहा है। कोई कह रहे हैं कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं कि डायबिटीज ठीक कर देंगे, आप पहले जैसे हो जाओगे। ये सही है क्या? ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और आप किसी भी डॉक्टर से मिलेंगे, वो आपको बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको आज कि आपकी डायबिटीज मैं 100% ठीक कर दूंगा। ये बिल्कुल भी सही वो ही नहीं है। आप नहीं कर सकते सही, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम्म हमारे अंदर है जो डॉक्टर आके नहीं चेंज कर सकता। गुड। चलिए, तो मेरे ख्याल से हमने काफी लंबा समय लिया आपका और आपने काफी लंबा समय दिया हमको, तो आपका बहुत बहुत आभारी हैं हम। और जिन लोगों को और बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में, या आप डॉक्टरी सलाह से संबंधित और कुछ जानना चाहते हैं, तो डॉक्टर श्वेता का चैनल है डॉक्टर की पाठशाला। आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर की पाठशाला लिखा हुआ भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप वहां जाकर उनके तमाम सारे वहां उनसे मशवरा ले सकते हैं, या वहां आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, या आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई आप वीडियो चाहते हैं उस प्रकार का, तो संभवतः वो वीडियो के जरिए आपका शायद जवाब देंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, आप जवाब तो दे देंगे ना सबका? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद सर आपका कि आप मेरे साथ लाइव में जुड़े, और सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। शायद मैंने अपनी कोशिश की कि मैं आपको इनके जवाब दे पाई। और कोई प्रश्न आपके हैं तो आप मेरे अकाउंट पर डॉक्टर की पाठशाला चैनल पर आप मुझे पिन कर सकते हैं। कोई सवाल है, कोई जवाब आप मुझसे चाहते हैं, तो बिल्कुल आप उस पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो और सभी बहुत बहुत दर्शकों को धन्यवाद एक डॉक्टर बार श्वेता, फिर से हमसे धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और एक बार फिर सभी दर्शकों से कहूंगा, डॉक्टर साहब की भी सुन ली, सब एक ही चीज बोलते हैं, लाइफस्टाइल सुधार लो भैया। कुछ तो मेरे दर्शक यही नाराज हो गए, बोले आप कल से तो सुबह देखेंगे, बहुत हो गया, लाइव वाइव नहीं देखना। तो भैया ऐसा मत करना, लाइव देखते रहना, जुड़े रहना सब लोग। वरना ये कैसे देखते अगर लाइव नहीं देखते तो? अगर कल के लाइव में मैं बोलता नहीं कि आज नितिन शुक्ला लाइव पे कुछ नया होने वाला है, तो फिर आपको पता कैसे चलता? तो आप यहाँ कैसे आते? तो जुड़े रहिएगा। इसी प्रकार से हम और भी प्रयास करेंगे, कुछ आपकी सेहत के लिए, कुछ आपके लिए, जो आपके लिए बेहतर है, हम उसका प्रयास करेंगे। दुनिया की राजनीति की बातें आप देखते रहते हैं, लेकिन आपकी सेहत की चिंता किसको है? कौन ये सोचेगा कि आप जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सही है या उससे आपको नुकसान होने वाला है? ये छोटी-छोटी चीज़ें जैसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं, कहीं हमारे जीवन में ऐसा बदलाव तो नहीं ले आएँगी कि हम तो पछताएँ, हमारे परिवार वाले भी पछताएँ। इसलिए अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। और इसी अच्छे से नोट के साथ हम आप सबके साथ इजाज़त लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले रविवार किसी और गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर डॉक्टर श्वेता आपका। धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों का।